मेरा नाम काफी है। सुबह से होने वाली इस बारिश ने एक पल के लिए भी रुकने का नाम नहीं लिया था। मैं कब से इस इंतजार में थी कि बारिश हल्की हो तो मैं ऑफिस से निकलूं और घर के लिए निकल जाऊं। मगर रात के 8 बजे जब मुझे विश्वास हो गया कि बारिश अगली सुबह तक भी नहीं रुकने वाली, तो मैं अकेले ही ऑफिस से निकल पड़ी। बाकी सब लोग तो अपनी अपनी गाड़ियों से जा चुके थे। मुझे ऑफिस में काम करते हुए काफी देर हो गई थी। फिर कुछ समय मैंने बारिश रुकने क्या के इंतजार में बर्बाद कर दिया। 8 बजे के करीब जब अंधेरा पूरी तरह फैल गया और बार बार घर से फोन आने लगा, तो मुझे भी घबराहट होने लगी और कोई रास्ता ना बचा। मैंने अपनी मम्मी से कह दिया कि बस मैं कुछ ही देर में ऑफिस से निकल रही हूँ, आप परेशान ना हो। मेरे फोन की भी चार्जिंग खत्म होने वाली थी। माँ चिंतित स्वर में पूछ रही थी कि इतनी बारिश में कैसे आओगी। मैं कहने लगी, मम्मी कोई ना कोई सवारी मिल ही जाएगी, रिक्शा या टैक्सी जो भी मिला, बस मैं सीधे घर आ जाऊंगी। मैंने यह कहकर फोन बंद कर दिया। फाइल सर पर रखकर मैं निकल पड़ी, जैसे वह कोई फाइल नहीं बल्कि कोई छतरी हो। कुछ ही देर में तेज बारिश ने मेरे पूरे शरीर को पूरी तरह भिगो दिया। जनवरी के कड़ाके की सर्दी और यह तूफानी बारिश जिसने हर तरफ जल थल कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे घर जाते जाते मेरी कुल्फी जम जाएगी। सामने का दृश्य बारिश के कारण नजर नहीं आ रहा था और अब तो मुझे खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैं अंधेरा होने से पहले क्यों नहीं निकली। तेज तेज चलते हुए मैं रिक्शे और टैक्सी की तलाश कर रही थी, लेकिन इस तूफानी बारिश में ना रिक्शा मिला ना टैक्सी, बल्कि दूर दूर तक सड़क बिल्कुल वीरान नजर आ रही थी। पीछे ऑफिस में भी कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं मदद मांगती। ऐसे में मैं तेज तेज कदम उठाती भगवान से प्रार्थना करने लगी, लेकिन इस बारिश में चलना भी कठिन था। ना गड्ढों का पता चलता था ना कीचड़ का। इतने में अचानक एक गाड़ी आकर मेरे बिल्कुल करीब रुकी। मेरी सांस थम सी गई। यह तो मैंने सोचा ही नहीं था कि अगर इस तूफानी बारिश में कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। लेकिन अब जब वह गाड़ी बिल्कुल मेरे पास आकर रुक गई, तो मेरी धड़कन भी रुक गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और ड्राइविंग सीट पर बैठा आदमी मुझे नजर आने लगा। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मैंने चैन की सांस ली। वह कोई और नहीं बल्कि मेरे बॉस विनय सक्सेना थे। काला पैंट कोट पहने और चांदी के फ्रेम का सुंदर चश्मा लगाए वह मेरी ओर देख रहे थे। फिर उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा किया तो मैं कुछ घबरा गई। वह सख्ती से कहने लगी, जल्दी अंदर आओ। मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए मैं गाड़ी में बैठ गई। मेरे भीगे हुए कपड़े गाड़ी की सीट को भी भिगो रहे थे। मेरे कपड़ों से लगातार पानी टपक रहा था। कपड़े भीग जाने के कारण से वह मेरे शरीर से चिपक गए थे। मैंने अपने दुपट्टे को ठीक किया और फाइल गोद में रखती अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगी। इतने अंधेरे और इतनी बारिश में तुम कहाँ जा रही हो? बॉस की बात सुनकर मुझे इस सवाल का कोई जवाब समझ नहीं आया। यह भी भला कोई पूछने वाली बात थी? बॉस ने मुझे सर से पैर तक देखा। उनके दिल में ना जाने क्या जज्बात पैदा हुए, मगर उन्होंने खुद पर काबू पाते हुए कहा, अच्छा मुझे तो लगा था कि सुसाइड करने का इरादा है तुम्हारा। इस बार मैं कुछ धुंधला आ गई। इतनी तेज बारिश और अंधेरा, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता था? बॉस ने गाड़ी चलाते हुए मुझे कठोर स्वर में डांटा। मैंने कहा, आज समय का अंदाजा ही नहीं हुआ। मैं काम में इतनी मगन थी
कि समय का पता ही नहीं चला। जब काम खत्म हुआ तो पता चला कि बारिश तो रुकी ही नहीं है और सब लोग जा चुके हैं। मैं बहुत परेशान थी और यह सोचकर ऑफिस से निकल गई कि शायद कोई रिक्शा मिल जाए। मैंने अपनी नजरें झुका ली और नीचे मैट पर गिरते अपने बालों के पानी को देखने लगी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। अपना पता बताओ। मैंने तुरंत अपना एड्रेस बता दिया, जिसे सुनकर बॉस ने चौंक कर मुझे देखा। मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है। जो तुम पता बता रही हो, वह यहाँ से बहुत दूर है और बहुत ही तंग और अंधेरा इलाका है। इतनी तेज बारिश में तो वहाँ कीचड़ और पानी भर चुका होगा। बहुत मुश्किल है कि हम आसानी से वहां पहुंच सकें। मेरे विचार से तो आज तुम्हें ऑफिस आना ही नहीं चाहिए था। बारिश की आशंका तो पहले ही हो चुकी थी। वो गुस्से में एक नजर मुझ पर डालने लगे। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। बॉस ने अपने गुस्से पर काबू किया और कहने लगे, यहाँ से मेरा बंगला पास है। आज रात तुम वहीं रुक जाओ। उन्होंने मुझे देखा तो मैं एक पल के लिए घबरा गई। नहीं, मेरी मम्मी इंतजार कर रही होगी। बॉस ने घूर कर देख मुझे देखा और कहने लगे, अगर तुम अपनी मम्मी को सारी बात बता दोगी तो जरूर वह समझ जाएंगी। बल्कि मेरा विचार है कि वह खुद तुमसे यही कहेंगी कि इस तूफानी बारिश में इतना लंबा रास्ता ना तय करो। बॉस ने गाड़ी अपने बंगले की ओर मोड़ ली थी। उनकी गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी थी, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड आदि थे। मेरे बॉस बहुत अमीर बिजनेसमैन थे, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा थी। आज बॉस को ऑफिस से निकलने में कुछ समय लगा था, मगर उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि मैं इतनी बेवकूफ होंगी कि ऐसी तूफानी बारिश में अकेले ऑफिस से निकल पड़ूंगी। और अब जिस इलाके की मैं बात कर रही थी, वह सच में कीचड़ और पानी से आधा डूब चुका होगा। वहां जाना भी रात के अंधेरे में बहुत ज्यादा खतरनाक था। इसीलिए बॉस ने मुझे साफ मना कर दिया था। कुछ देर बाद वह मुझे अपने बंगले में लेकर पहुंचे। मैं ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। पानी से भीगे कपड़ों ने मेरे शरीर को कांपने पर मजबूर कर दिया था। हाथ और पैर पूरी तरह नीले पड़ चुके थे। बॉस को मेरी हालत का अच्छे से अंदाजा था। इसलिए वह घर में जाते ही उन्होंने जोरदार आवाज नौकरानी को लगाई। बॉस की आवाज पर नौकरानी दौड़ी चली आई। जी साहब जी, यह काफी है, मेरे ऑफिस में काम करती है। इनको सीनू के कमरे में ले जाओ। कोई कपड़े दो और खाने का भी पूछ लो। यह आज की रात सीनू के कमरे में रहेंगी, बॉस ने नौकरानी से कहा। नौकरानी को देखकर मेरी जान में जान आई थी। वरना अभी तक मैं सारे रास्ते यही सोचती आ रही थी कि मैं अपने बॉस के साथ बंगले में कैसे रहूंगी, क्योंकि मुझे इस बात का पता था कि मेरे बॉस अकेले रहते हैं। उनके माता पिता का देहांत हो चुका है। नौकरानी मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गई। मैडम जी, यह सीनू मैडम का कमरा है। वह आपके जैसी ही है। उनके सारे कपड़े आपको आ जाएंगे। यह कहकर उसने खुद ही अलमारी खोलकर काफी सारे कपड़े निकाल दिए। इनमें से जो भी आपको पसंद हो पहन लीजिए। मैंने जल्दी से एक फ्रॉक उठाई और वॉशरूम में जाकर कपड़े बदल लिए। एक बड़ी सी शॉल अपने ऊपर लपेटकर मैं कमरे में हीटर के पास बैठकर हाथ सेकने लगी। मेरी नजर बिस्तर पर पड़े बॉस के कोट पर थी। अपने आप ही चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जिसे मैं एक बहुत कठोर और खड़ोत समझती थी खड़ोत समझती थी। मुश्किल के इस समय में उसी बॉस ने मेरी मदद की थी।
नौकरानी कमरे से कहीं बाहर गई हुई थी। कुछ देर बाद वह वापस आई और कहने लगी, मैडम जी आप क्या खाना पसंद करेंगी, आदेश करें, मैं बस कुछ देर में तैयार करवा दूंगी। वह मुस्कुराकर कहने लगी, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अरे मैडम जी संकोच ना करें, आप हमारी मेहमान हैं और साहब जी तो मेहमानों का बहुत ख्याल रखते हैं। देखे ना सीनू मैडम का कमरा कैसे आपके लिए खुलवा दिया, वरना सीनू मैडम का कमरा कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। वह बहुत गुस्सा होती है। नौकरानी की बात पर मैं चौंकी। सीनू मैडम कौन है? मैंने बहुत हैरानी से सवाल किया। जहां तक मुझे मालूम था बॉस अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे और उनका कोई नहीं था। सीनू मैडम साहब के पिता के दोस्त की बेटी है। वैसे तो उनका घर गांव में है, लेकिन वह पढ़ाई के लिए यहाँ शहर में रहती है। अभी छुट्टियां होने पर वह गांव गई है, लेकिन यह कमरा उनका ही है। कोई इस कमरे में आए या उनकी चीज इस्तेमाल करे, यह उनसे सहन नहीं होता। और साहब जी भी किसी को इस कमरे में आने की अनुमति नहीं देते। वह सीनू मैडम से बहुत प्यार करते हैं। आप जरूर बहुत खास होंगी जिन्हें यहाँ आने की अनुमति मिल गई। यह कहकर नौकरानी मुस्कुराई, जबकि मैं बुरी तरह चौंक गई। बॉस की जिंदगी में कोई और लड़की भी है। यह बात ना जाने क्यों मुझे उस समय बहुत बुरी लगी थी। हालांकि मेरे बॉस से कोई खास बातचीत नहीं थी, बस ऑफिस की सीमा तक मुलाकात थी। मगर सीनू का नाम आने पर दिल में एक जलन सी महसूस हुई। मगर खुद पर काबू पाते हुए मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, बस ऑफिस से वापसी पर गाड़ी नहीं मिली और मैं भी भीग रही थी, तो बॉस ने हमदर्दी दिखाई। मैंने शर्मिंदगी से सफाई दी। मेरी बात पर नौकरानी सर हिलाने लगी। फिर वह खुद ही मेरे लिए बहुत कुछ खाने को ले आई। थोड़ा बहुत ही मैंने खाया था। मुझे तो बस सुबह का इंतजार था। अपनी मम्मी को फोन करके मैं बता चुकी थी कि मैं सुबह लौटूंगी और उन्हें तसल्ली हो गई थी। रात के 2 बजे के करीब मुझे बेचैनी होने लगी। अनजान जगह और नया कमरा था। नींद तो आनी नहीं थी। नरम बिस्तर पर मैं करवटें बदलती रही। बेड पर डबल गद्दा बिछा हुआ था, जिस पर मैं पहली बार लेटी थी। कुछ देर तक मैं ऐसे ही बैठी रही। फिर मैं कमरे से बाहर निकल आई। चारों ओर सन्नाटा था। इतना बड़ा बंगला मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं धीरे धीरे कदम उठाती पहले नीचे के हिस्से में घूमती रही, फिर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गई। एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर मेरे कदम रुक गए, क्योंकि उसी कमरे के अंदर लाइट जल रही थी और पियानो बजने की आवाज आ रही थी। कोई बहुत सुंदर धुन बजा रहा था। मैं वहीं खड़ी रह गई। फिर पियानो की आवाज बंद हुई तो मैंने वापस पलटने का इरादा किया, लेकिन इतने में उस कमरे का दरवाजा खुल गया और मेरी नजर सामने खड़े आदमी पर ठहर गई। सफेद कुर्ते में वह बिल्कुल अलग लग रहे थे, जैसे किसी लड़की के सपनों का राजकुमार। मैं जैसे पलक झपकना ही भूल गई। दूसरी ओर वैसे ही आग तो बॉस के दिल में भी जल उठी थी। वो ध्यान से मुझे देख रही थी। कुछ पल खामोशी में बीत गए। आंखों ही आंखों में हमने एक अनहा सफर तय कर लिया था। फिर कुछ देर बाद बॉस ने मुझसे पूछा, सब ठीक तो है? तुम आराम नहीं करोगी क्या? कोई प्रॉब्लम है? मैंने नौकरानी से कहा था कि तुम्हारा ख्याल रखे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो बस पियानो की आवाज सुनकर यहाँ चली आई थी। आप बहुत अच्छा पियानो बजाते हैं। मैंने बिना सोचे तारीफ कर दी। मेरी माँ बहुत अच्छा पियानो बजाती थी। मैंने उन्हीं से सीखा है। जब कभी उनकी याद आती है तो इस कमरे में आ जाता हूँ। यह मेरी माँ का कमरा है। बॉस ने धीरे से अपनी माँ का जिक्र किया। एक पल में मुझे महसूस हुआ
कि वह अपनी माँ को याद करके उदास हो गई है। इससे पहले कि और कोई बात होती, अचानक दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। हवा के तेज झोंकों ने पर्दों को उड़ा दिया था। बिजली कड़कने की तेज आवाज आई। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई। मैंने तेजी से आगे बढ़कर बॉस का हाथ पकड़ लिया। बिजली जोर से कड़क रही थी। लगा आज ही सारी बारिश हो जाएगी। मेरी हालत देखकर बॉस के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बॉस ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे, परेशान ना हो, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बॉस का हाथ छुड़वाती या वापस अपने कमरे में जाती। मैं घबराहट में यहाँ वहां देखने लगी। बॉस मुझे खुद हाथ से पकड़कर अपनी माँ के कमरे में ले गई, जहां एक और पियानो था और दूसरी ओर बिस्तर के सामने वाली दीवार पर एक आदमी, औरत और बच्चे की तस्वीर थी। मुझे समझते देर ना लगी कि यह बॉस के माता पिता थे। बॉस ने मुझे बेड पर बिठाया और अपना हाथ छुड़वाते हुए कहने लगे, तुम्हारे नाखून ने तो काफी निशान डाल दिए हैं। बॉस की बात पर मैं चौंक कर देखा तो उनकी कलाई पर सच में मेरे नाखून के निशान थे। मैं शर्मिंदगी से माफी मांगने लगी। बॉस ने मुस्कुराकर मेरी काफी माफी स्वीकार की। तुम यहाँ आराम से सो जाओ, सुबह मैं खुद तुम्हें घर भिजवा दूंगा। वह मुझे प्यार से समझाने लगी, क्योंकि मेरे चेहरे का डर साफ नजर आ रहा था। मैंने मना करते हुए सर हिलाया और फौरन खड़ी हो गई। मुझे डर लग रहा है, मैं अकेली नहीं रह सकती। बॉस ने एक ठंडी आह भरी और कहा, नौकरानी भी अपने क्वार्टर में जा चुकी है और वहां से यहाँ तक आने में 6-7 मिनट से ज्यादा लगते हैं। बारिश बहुत बढ़ गई है, इसलिए इस समय मैं उसे वापस नहीं बुला सकता। मुझे लगा था कि तुम सो गई होगी, इसलिए मैंने उसे भेज दिया। तुम यहीं बैठ जाओ। मैंने मजबूरी में बॉस को कमरे में रुकने की परमिशन दे दी। वो हैरत से मेरा चेहरा देखने लगी। ठीक है, मैं यहीं बैठता हूँ, तुम आराम करो। बॉस ने कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद कर ली ताकि मैं सुकून से लेट सकूं। लेकिन मैं इतनी बेचैन थी कि बस बेड के कोने में टेक लगाकर बैठ गई। मेरी नजरें बॉस के चेहरे पर थी। उनके चेहरे का तेज और ऊंची नाक उन्हें सुंदर के साथ साथ थोड़ा घमंडी भी बना रहे थे। 2.5 घंटे ऐसे ही बीत गए। बॉस को शायद नींद आ गई थी कि अचानक बादल इतनी जोर से गरजे कि मेरी चीख निकल गई। मैं दौड़कर बॉस के पास पहुंच गई। मेरा बस चलता तो मैं फिर से उनके हाथों को मजबूती से पकड़ लेती, लेकिन इस बार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मगर मेरी चीख सुनकर बॉस ने आंखें खोल ली थी। मैं बुरी तरह कांप रही थी। बॉस ने धीरे से उठकर अपनी शॉल मेरे कंधों पर डाल दी और मुझे दोबारा बेड तक ले आई। इतना क्यों डर रही हो? बिजली कड़कना और बारिश होना तो नॉर्मल बात है। वो मेरे इतने पास थे कि मैं उनकी सांसों की गर्मी महसूस कर पा रही थी। फिर मैंने उन्हें धीरे से बताया कि मैं इतना क्यों डरती हूँ। इस शहर में आने से पहले जब मैं छोटी थी, तब हम एक गांव में रहते थे। उस गांव में बिजली गिरने से मेरे गांव के कई लोग मर गए थे। यही कारण था कि बिजली कड़कने की आवाज से मुझे बहुत डर लगता था। बचपन की वह डरावनी यादें आज भी मेरे दिमाग में ताजा थी। यह सुनकर बॉस को बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने मुझे धीरे से बिस्तर पर लिटाया और खुद मेरे सिराने बैठ गई। उस समय मुझे बॉस का करीब होना बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि उनके होने से मुझे हौसला मिला। मैं इतनी थकी हुई थी कि मेरी आंखें बंद हो गई और मुझे बहुत गहरी नींद आ गई। सुबह जब आंख खुली तो बॉस का ड्राइवर मुझे घर छोड़ आया। नौकरानी ने बहुत जोर दिया
कि नाश्ता करके जाऊं, मगर मुझे अपनी मम्मी की चिंता थी। सड़कें पानी से भरी हुई थी। मुझे देखते ही मम्मी गले से लग गई। बहुत चिंता हो रही थी। तुम्हारी भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे बॉस ने मदद कर दी, वरना ना जाने क्या होता। मैं मम्मी के गले लगकर बॉस के बारे में ही सोच रही थी। मुझे आज भी वह दिन याद था जब मैं पहली बार ऑफिस गई थी। सब यही कहते थे कि बॉस बहुत ही खड़ूस आदमी है। 32 साल का वह आदमी किसी का सम्मान नहीं करता था और तुरंत बेइज्जती कर देता है। इसलिए मैं शुरू से उनसे बहुत डरती थी। लेकिन कल की रात ने उनके प्रति मेरी सोच को बदल दिया था। बॉस वैसे खड़ूस नहीं थे जैसे ऑफिस में नजर आते थे, बल्कि वह एक नरम दिल और हमदर्दी करने वाले इंसान थे। यह सोचकर मुझे बहुत खुशी हुई और उनके नाम पर दिल में गुदगुदी सी महसूस हुई। लेकिन फिर मैं नौकरानी की वह बात कानों में गूंजने लगी कि बॉस सीनू से बहुत प्यार करते हैं और किसी को उसके कमरे में नहीं जाने देते। यह बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैंने सीनू को देखा तो नहीं था, पर ना जाने क्यों उसी के बारे में सोचे जा रही थी। ना जाने वह कौन थी जो बॉस के दिल में बसी थी। कपड़े बदलकर मैंने सीनू के कपड़े मम्मी को दिए। मम्मी, इन्हें ध्यान से धो ना, यह बॉस के घर के कपड़े हैं और वापस करने हैं। मैं कल ऑफिस ले जाऊंगी। मम्मी ने वह कीमती कपड़े धोकर सुखा दिए, जबकि मैं सोफे पर बैठी रात को याद करती रही। अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंची तो मेरे दिल की हालत बदल चुकी थी। मेरी नजरें बॉस को ढूंढ रही थी। मेरे हाथ में वह सोपर था जिसमें सीनू के कपड़े थे। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना खुद जाकर बॉस को कपड़े दे दूं। इसी विचार से मैं सेक्रेटरी को बताकर बॉस के ऑफिस में चली गई। लेकिन वहां जो देखा उससे मुझे गहरा झटका लगा। बॉस कमरे में अकेले नहीं थे। उनके साथ एक दुबली, पतली और बहुत सुंदर लड़की थी। मैंने कपड़ों का सोपर टेबल पर रखा और बॉस से कहा कि यह सीनू का सूट है। इससे पहले कि बॉस कुछ कहते, उस लड़की ने सोपर उठाकर जमीन पर फेंक दिया और चिल्लाकर बोली, उस रात तुम मेरे कमरे में घुस गई, लेकिन अब अगर दोबारा कदम रखा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम्हें किसने अधिकार दिया कि मेरे कपड़े पहनो, और अब इतनी हिम्मत की तुम अपनी उत्तर उतर मुझे वापस करने आई हो। उठाओ यह कपड़े और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है मैं सीनू तुम्हारी पहनी हुई तुरंत पहनूंगी? सीनू बहुत घमंडी लग रही थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने बॉस की ओर देखा। वो धीरे से बोले, तुम बाहर जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हें बुलाता हूँ। मैं बहुत हैरान हो और दुखी हुई। अपने कैबिन में आकर अपने आंसुओं को रोकते हुए मैंने मेज पर सर टिका दिया। मुझे पल भर में अपनी औकात याद आ गई। दिल में जो भाव पैदा हुए थे वह वहीं खत्म हो गए। कहाँ वह अमीर और कहाँ मैं। पूरे ऑफिस में बातें हो रही थी और मेरा सर उठाना मुश्किल हो गया था। इससे पहले कि मैं छुट्टी लेकर घर जाती, सीनू मेरी कैबिन में आ गई। उसके बाद जो कुछ उसने कहा वह सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सीनू मुझसे पूछ रही थी कि मैंने कैसे बॉस को अपने जाल में फंसा लिया और मैं किस हद तक गिर सकती हूँ। यह सुनकर मुझे लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। मैंने देखा कि पूरा ऑफिस मेरी ओर देख रहा था। मुझ पर जो आरोप लग रहा था वह बहुत घटिया था। बॉस को फंसाने वाली एक लालची और बदचलन लड़की, यह आरोप सुनकर मैंने नौकरी छोड़ दी। मगर अगले ही दिन बॉस खुद मेरे घर आई और मम्मी से बात की और मेरा हाथ मांग लिया। मुझे लगा था बॉस सीनू से प्यार करते हैं, मगर उन्होंने बताया कि वह सीनू को सिर्फ अपनी छोटी बहन की तरह समझते हैं। इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी।
और सीनू रूठ कर अपने गांव चली गई। अब मैं निश्चित थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि बॉस के दिल में सिर्फ मैं ही बसती हूँ। आज मैं इज्जत के साथ बॉस की पत्नी बनकर रह रही हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।